हिंदी साहित्य के इतिहास का वह कौन सा काल है जिस काल के कवि चारण कहलाए और इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से प्रशंसा भी की। काल में लिखे गए जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है और काव्य भाषा डिंगल रही, जो राजस्थान की साहित्यिक भाषा थी। तो यह काल है हिंदी साहित्य का प्रथम काल, जिसे हम आदिकाल या वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी साहित्य के प्रथम काल आदिकाल या वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को लेकर उपस्थित हूँ। हिंदी साहित्य के आदिकाल या वीरगाथा काल से संबंधित एक वीडियो मेरे चैनल पर बहुत पहले ही अपलोड हो चुका है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां पर आप हिंदी साहित्य के आदिकाल या वीरगाथा काल से संबंधित विविध छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर को आप देख सकते हैं। तो आज का यह विषय आरंभ करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए, वीरगाथा कालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए, या प्रश्न हो सकता है कि आदिकाल में लिखे गए वीरगाथा कालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन करें, तो आप इन सब का उत्तर एक ही तरह से लिखेंगे। अब आपके सामने जो समस्या उत्पन्न होती है कि आदिकाल और वीरगाथा काल ये दोनों अलग अलग नाम, तो बच्चे क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। तो आप यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया गया और उसका जो नामकरण दिया गया है, इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं आप लोगों को अत्यंत संक्षिप्त रूप से यह बताना चाहती हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है और दोहरे नामकरण की व्यवस्था की है। दोहरा नामकरण किस तरह से, जैसे पहला काल जो है उसका नाम है आदिकाल या वीरगाथा काल और समय उन्होंने बताया संवत 1050 से संवत 1375 तक। दूसरा पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, जिसका समय है संवत 1375 से संवत 1700 तक। तीसरा है उत्तर मध्य काल या रीति काल और इसका समय उन्होंने बताया संवत 1700 से संवत 1900 तक। और चौथा और अंतिम काल क्या बताया, आधुनिक काल या गद्य काल, समय सीमा उन्होंने बतलाया संवत 1900 से लेकर वर्तमान समय तक। तो आप लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण क्या रखा है, आदिकाल या वीरगाथा काल, यानी उन्होंने दोनों नाम को ही अपनाया है। वे यह नहीं कहते कि आदिकाल को हटा दो और वीरगाथा काल को हम अपना लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल करने के साथ ही साथ उन्होंने आदिकाल भी रखा है। और मैं यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास को अवश्य पढ़ें और मैं यह भी कहना चाहूँगी कि आपके पास एक हिंदी साहित्य की पुस्तक होनी चाहिए, जिससे आपके मन में जब भी कभी संदेह उत्पन्न हो किसी प्रश्न को लेकर, किसी बात को लेकर के, तो आप उसका समाधान उस पुस्तक में ढूंढ लें। यदि आपके पास एक अच्छी किताब होगी, अच्छी पुस्तक होगी, तो पुस्तक तो सबसे बड़ा मित्र होता है, आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। वहाँ पर आप हिंदी साहित्य संबंधित हर प्रश्न का उत्तर भी देख सकेंगे। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है उस काल में वीरगाथा कालीन साहित्य तो लिखे गए, इसके साथ ही साथ जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य भी लिखे गए हैं, लेकिन प्रचुरता वीरगाथा कालीन साहित्य की होने के कारण ही पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम काल का नामकरण क्या किया था, वीरगाथा काल किया है। वीरगाथा काल कहने का मतलब ये नहीं है कि उस युग में जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य की कोई महत्ता नहीं रही या वो साहित्य नहीं लिखे गए थे, यह उन्होंने नहीं कहा है। इसलिए उन्होंने दोहरे नामकरण को अपनाया है कि उन्होंने जो नामकरण किया प्रथम काल का वीरगाथा काल, यदि इसमें किसी को आपत्ति हो तो वो आदिकाल को अपना सकता है, क्योंकि आदिकाल कहने से हिंदी साहित्य का आरंभिक काल का पता चलता है और आरंभिक काल में जो भी रचनाएं हुई थी वे सारी इसमें समाहित हो जाती है। तो चलिए आरंभ करती हूँ वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आदिकाल की वीरगाथा कालीन साहित्य की
प्रवृत्तियों की जब चर्चा कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहती हूँ कि इस युग के साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मुख्य रूप से 10 प्रवृत्तियों की चर्चा की है। परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इस बात पर जरूर ध्यान देंगे कि वह प्रश्न कितने नंबर का है और उसी के अनुरूप जो है आप उत्तर लिखेंगे और समय का भी ख्याल अवश्य रखेंगे। चलिए आरंभ करती हूँ। आदिकाल की वीरगाथाओं की विशेषता या वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं। हिंदी साहित्य के आदिकाल में एक तरफ जैन, नाथ और सिद्ध साहित्य लिखे गए तो दूसरी तरफ राजस्थान में चारण कवियों द्वारा चरित काव्य भी रचे गए। ये चरित काव्य क्या है? वीरगाथा काव्य, वीरगाथाकालीन रचनाएं। यहाँ हम वीरगाथाओं की सामान्य प्रवृत्तियों और विशेषताओं का विवेचन करेंगे। तो पहली क्या विशेषता है? देखिए, पहली विशेषता है आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। तो ये सारी विशेषताएं ऐसी विशेषताएं हैं जिसे आप एक बार अच्छी तरह से सुन लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा। आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी इसे समझने में, क्योंकि देखिए यहाँ जो कहा गया है आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। तो आश्रयदाता मतलब कौन? राजा। और अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब बढ़ा चढ़ा कर कोई बात कहना। तो यानी राजाओं की प्रशंसा कैसे की जा रही है? बहुत बढ़ा चढ़ा कर की जा रही है। तो ये थी इस युग की एक विशेषता। देखिए, वीरगाथा काल के चारण कवि अपने आश्रयदाता की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के लिए अपने आश्रयदाता राजाओं के ऐश्वर्य और युद्ध कौशल का वर्णन किया करते थे। अपने आश्रयदाता को श्रेष्ठ बताने के लिए उसके विरोधी राजा की हीनता के नग्न चित्र खींचा करते थे। इनके वर्णनात्मक काव्यों में ऐतिहासिकता का भाव और कल्पना का योग अधिक रहता था। तो देखिए, ये बात बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जब आप किसी की अतिशयोक्तिपूर्ण शैली से प्रशंसा करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा करते हैं, तो इसके साथ ही साथ क्या होता है, सामने जो उसके विरोधी होते हैं उनकी हीनता का भी चित्र प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि आपको किसी व्यक्ति की अच्छाइयों को बताना है तो वहाँ पर क्या किया जा रहा है, उसकी अच्छाइयों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उसके विरोधी की बुराइयों को बताना। यहाँ पर यह बात कही गई है कि इस युग के जो चारण कवि होते थे वे अपने आश्रयदाता, उनके जो राजा होते थे, उनकी श्रेष्ठता को बताने के लिए उनके ऐश्वर्य, उनके युद्ध कौशल का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर करते थे और इसके साथ ही साथ उसके जो विरोधी होते थे उनकी हीनता का नग्न चित्र, माने खुला चित्र प्रस्तुत करते थे। और ऐसा करने से क्या होता था, उसमें कल्पना का योग हो जाता था। यानी कल्पना के द्वारा वे बहुत सारी बातों को भी बढ़ा चढ़ाकर कहा करते थे। दूसरा, ऐतिहासिकता का अभाव। इस काल में उपलब्ध होने वाली प्राय सभी वीरगाथाओं को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए चारण कवियों ने ऐतिहासिक तथ्यों की बहुत अवहेलना की है। कल्पना को अधिक प्रश्रय देने के कारण भी ऐतिहासिकता की ओर कवियों की दृष्टि विशेष रूप से नहीं रही। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस युग के जो चारण कवि थे वे अपने आश्रयदाताओं की इतनी प्रशंसा करते थे, इतने बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कहते थे कि उसमें कल्पना का ही योग ज़्यादा होता था, यानी सच्चाई कम होती थी। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि ऐतिहासिकता का अभाव, यानी उसमें सच्चाई कम है, कल्पना अधिक है। यही कारण है कि इस युग में जो रचनाएं लिखी गई उनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। उनकी प्रामाणिकता में संदेह होता है कि ये बातें सत्य हैं या असत्य। तीसरा, युद्धों का सजीव वर्णन। वीर भावों से परिपूर्ण इस काल की रचनाएं साहित्य में अपना सानी नहीं रखती। युद्धों का वर्णन इतना सजीव बन पड़ा है कि कदाचित संस्कृत साहित्य भी इस दिशा में इन काव्यों की होड़ नहीं लगा सकता। चारण कवि केवल लेखनी ही नहीं, तलवार भी धारण करते थे। तो युद्धों का सजीव वर्णन ऐसा क्यों हुआ है कि आप युद्ध का एक जीता जागता चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं? तो इसका कारण यही था कि इस काल के जो कवि होते थे वे राजा के साथ युद्ध करने भी जाते थे। वे सिर्फ कलम चलाना नहीं जानते थे, तलवार चलाना भी जानते थे। और यही कारण था कि जब वे अपने आँखों से अपने राजा को युद्ध करते देखते थे तो उसका वर्णन वह कवि बड़े ही सजीव ढंग से करता था। यही कारण है कि इस काल में जो रचनाएं लिखी गई है उनमें युद्धों का बड़ा ही जीवंत रूप देखने को मिलता है, जीवंत वर्णन देखने को मिलता है। यही कारण है कि इन कवियों ने युद्ध का वर्णन इतना सजीव ढंग से किया है कि आज भी यह वीरों की हृदय सरिता को उत्साह की लहर से उद्वेलित कर देते हैं। चौथा, वीर रस के साथ श्रृंगार रस का समन्वय। वीरगाथा कालीन रचनाओं में वीर तथा श्रृंगार रस का अद्भुत सम्मिश्रण है।
तत्कालीन राजाओं का आकर्षण युद्ध और सौंदर्य दोनों की ओर था। सुंदर राजकुमारियों को प्राप्त करने हेतु वे बहुधा युद्ध में रत हो जाते थे। उनके आश्रित कवियों को अपने आश्रयदाताओं के शौर्यपूर्ण युद्ध वर्णनों के साथ ही ऐसी सुंदरियों के सौंदर्य वर्णन में भी प्रवृत्त रहना पड़ता था। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों रूपों के आकर्षक वर्णन इन रचनाओं में मिलते हैं। तो यद्यपि यह वीरगाथा काल है और इस युग में जो रचनाएं लिखी गई वो क्या थे, वीर रस से संबंधित है, लेकिन वीरता के वर्णन के साथ ही साथ हम लोग यह भी देख रहे हैं कि इस युग के कवि जो हैं क्या करते हैं, सुंदर राजकुमारियों के रूप सौंदर्य का भी वर्णन करते हैं। इसके साथ ही साथ श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों का ही सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का सुंदर समन्वय जो है इस युग के साहित्य में देखने को मिलता है। 5वां, राष्ट्रीयता का अभाव। उस समय की राष्ट्रीयता की भावना अत्यंत संकुचित थी। 150 गांवों के साथ अपने राज्य को राष्ट्र समझने वाले राजाओं का अभाव नहीं था। यानी वीरगाथा काल में हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना ने विस्तृत रूप नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि 150 गांव को ही राज्य मान लिया गया और उसे ही राष्ट्र मान करके क्या बन गया, एक राजा बन गया। समूचे भारत को नहीं, राज्य विशेष को ही राष्ट्र मान लिया जाता था। आज जैसे हम भारतवर्ष को एक राष्ट्र मानते हैं, पहले ऐसा नहीं था। ये जो 150 गांव को मिला करके ही एक राज्य मान लिया गया और वही बन गया राष्ट्र। तो इस तरह से क्या है, देश कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है और ये आपसी लड़ाई लड़ते रहते थे। राजाओं का परस्पर संघर्ष ही राष्ट्रीय भावना के अभाव का द्योतक था। तो ये जो राजा आपस में लड़ते थे ये क्या बतलाते हैं, ये क्या सिद्ध करते थे कि इनमें आपसी एकता का अभाव था, इनमें राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं थी। 6, देखिए, जनजीवन के चित्रण का अभाव। चारण कवि अपने आश्रयदाताओं के गुणगान में तल्लीन रहते थे। उन्हें जनजीवन से कोई संबंध नहीं था, अतः जनजीवन संबंधी काव्य नहीं लिख पाए। तो आरंभ में ही जो विशेषता मैंने बतलाया आप लोगों को कि पहली क्या विशेषता है, आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। यानी इस युग में जो कवि हुए वे चारण कवि थे, वे दरबारी कवि होते थे, वे राजा के साथ रहते थे, राजा के साथ युद्ध करने जाते थे और राजा की बढ़ चढ़कर प्रशंसा भी करते थे। उनका जनता के दुख दर्द से कोई संबंध नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। यही कारण है कि इस युग में जो भी साहित्य लिखे गए उसमें जनजीवन के चित्रण का अभाव मिलता है। 7 नंबर पॉइंट देखिए, काव्य के 2 रूप। वीर गाथाएं मुक्तक और प्रबंध दोनों रूपों में मिलती है। मुक्तक काव्य का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ विसलदेव रासो है तथा प्रबंध काव्य का प्राचीन ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। ना तो उस समय दृश्य काव्य था, ना ही गद्य का प्रचलन था। यानी काव्य के 2 रूप, कौन सा, मुक्तक और प्रबंध। अब आप सोच रहे हैं कि मुक्तक क्या है, प्रबंध क्या है। तो मुक्तक का अर्थ होता है मोती। जैसे मोती की माला होती है, उसमें एक धागा में कई मोतियों को पिरोया जाता है। अगर आप मोती को आगे पीछे भी कर दें तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो मुक्तक काव्य ऐसे ही होते हैं। जैसे कबीरदास जी का दोहा, बिहारी के दोहे, इन दोहे को अगर आप आगे पीछे करके पढ़ें तो कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि प्रत्येक दोहा जो 2 पंक्ति का है ये अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है। इसे आप आरंभ में पढ़ें या आप मध्य में पढ़ें या अंत में पढ़ें, ये 2 पंक्ति जो है अपने आप में पूर्ण है, ये एक मोती की तरह है। लेकिन प्रबंध काव्य क्या है? प्रबंध काव्य जैसे महाकाव्य, जैसे रामायण, रामचरितमानस, श्री राम की कथा। आप श्री राम की कथा को कहीं से भी आगे पीछे नहीं कर सकते। राम की कथा में से किसी भी प्रसंग को आप पहले नहीं ला सकते हैं और पूर्व प्रसंग को बाद में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि यह महाकाव्य यानी प्रबंध काव्य है। तो वीरगाथा काल में मुक्तक काव्य भी लिखा गया और प्रबंध काव्य लिखा गया। तो मुक्तक काव्य कौन सा है? विसलदेव रासो। और प्रबंध काव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। 8 नंबर, विविध छंदों का प्रयोग। छंदों के विविध मुखी प्रयोग को देखकर ऐसा लगता है कि इस साहित्य में छंद क्षेत्र में तो मानो एक क्रांति ही आ गई। दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, गाहा, पद्दरी, आर्या, रोला, कुंडलियाँ, उल्लाला आदि छंदों का प्रयोग बड़ी कलात्मकता के साथ किया गया है। इन छंदों के द्वारा वीर रस के भावों की उत्पत्ति बड़ी सफलता के साथ हुई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। तो वीरगाथा काल में हम यह देखते हैं कि इस युग के कवियों ने विविध छंदों का प्रयोग किया है। वे कौन कौन से छंद हैं, यहाँ पर मैंने नाम उल्लेख कर दिया है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। 9 नंबर पॉइंट है डिंगल व पिंगल भाषा। इस काल की प्राय रचनाएं डिंगल भाषा में है। डिंगल राजस्थान की साहित्यिक भाषा थी।
यह भाषा वीरत्व के स्वर के लिए बहुत उपयुक्त भाषा है। चारण कविता को बहुत ऊंचे स्वर में पढ़ते थे और डिंगल भाषा उसके उपयुक्त थी। उस समय अपभ्रंश मिश्रित साहित्यिक ब्रज भाषा पिंगल के नाम से अभिहित की जाती थी। तो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि डिंगल क्या है, राजस्थान की साहित्यिक भाषा, और पिंगल क्या है, अपभ्रंश मिश्रित साहित्यिक ब्रज भाषा। इन काव्यों में संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों के अतिरिक्त अरबी और फारसी के भी शब्द पाए जाते हैं। और 10 नंबर पॉइंट है रासो शब्द का योग। इस समय के सभी ग्रंथों के नाम के साथ रासो शब्द जुड़ा हुआ है, जो काव्य का पर्यायवाची है। कुछ विद्वान रासों का संबंध रहस्य अथवा रसायन से जोड़ते हैं, किंतु यह भ्रामक है। मूल रूप से रासक एक छंद है जिसका प्रयोग अपभ्रंश साहित्य में संदेश रासक आदि ग्रंथों में मिलता है। फ्रांसीसी इतिहासकार गार्शद तासी ने रासीय शब्द से रासों की उत्पत्ति मानी है। पंडित रामचंद्र शुक्ल इसकी उत्पत्ति रसायन शब्द से मानते हैं। वस्तुतः रासो शब्द राजस्थानी भाषा में रचित चारण कवियों के चरित्र काव्यों का बोध कराता है। तो यहाँ जो रासो शब्द दिया गया है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस युग में जितने काव्य लिखे गए हैं, सभी काव्य का जो नाम है उसमें रासो शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे पृथ्वीराज रासो, बिशलदेव रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, खुमान रासो, तो ये सारे काव्य ग्रंथ हैं, इनके नाम में क्या है, रासो शब्द देखते हैं। तो ये इस युग की एक विशेषता रही है। तो यहाँ पर मैंने आदिकाल की वीरगाथा कालीन साहित्य की जिन 10 विशेषताओं की चर्चा प्रस्तुत की है, उसे आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से शेयर करें। यह प्रश्न परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो खूब ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।